मैं हूँ तेरा नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। नाज़रीन, अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। वासी कब से आरजू का यूनी की गेट पर वेट कर रहा था, वो अभी तक नहीं आई थी और ना जाने आज आनी थी। उसने आरजू को बहुत बार कॉल्स भी की पर वो उठा ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से वासे दुरानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं नाराज़ तो नहीं होगी। फ़ोन को हाथ में पकड़े परेशानी से सोचा जाता है, क्या करूं इस वक्त तो उसके घर भी नहीं जा सकता। खुद से ही सोचते हुए वो परेशान होता जा रहा था। इतने कम वक्त में ही उसे आरजू की इतनी आदत हो गई थी कि एक दिन भी उसे देखे बगैर नहीं गुजर रहा था। अस्सलाम वालेकुम वासे भाई, कैसे हैं आप? कोमल, जो आज देर से ही यूनिवर्सिटी आई थी, गेट पर वासे को देखकर सलाम करती है। मैं आरजू की दोस्त कोमल। वासे को अजनबी नज़रों से खुद को देखता पाकर अपना तारुफ करवाती है। और ओ, मुझे मालूम नहीं था। सर हिलाकर कहा जाता है, आरजू अभी तक क्यों नहीं आए? वासे को लगा शायद उसे मालूम हो, इसलिए पूछ लिया। वो तो आज लीव पर है। उसके बताने पर वासे को गुस्सा आता है। मतलब अगर उसे छुट्टी करनी ही थी तो एक मैसेज करके उसे बता नहीं सकती थी? क्यों ना चाहते हुए भी वासी पूछ ही लेता है, शायद कोई और वजह हो छुट्टी करने की। ये तो मुझे मालूम नहीं, बस उसने सुबह मैसेज किया था कि अब से लेकर ईद की छुट्टियों तक वो यूं ही नहीं आएगी। व्हाट? कोमल की बात सुनते ही वासे के मुंह से चीख निकल जाती है। इतने दिन क्यों छुट्टी करेगी वो? उसे बोलो शराफत से कल यूं नहीं आए, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आरजू का गुस्सा कोमल पर निकाल कर वो यूनी के बाहर चला जाता है और कोमल उसके गुस्से पर मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। आरजू और उसकी फैमिली इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। अपने इकलौते ताया अब्बू ताया ताई से मिलकर आरजू सब कुछ भूल गई थी। उसे याद ही नहीं था कि कोई रोज़ यूनी के गेट पर उसका इंतज़ार करता है, जिसे बगैर बताए वो इतने दिनों के लिए शहर से बाहर आ गई है। आरजू बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? ताया अब्बू, मुझे पढ़ाई तो समझ नहीं आ रही। जो लेक्चर सुनती हूँ घर आकर वो सारा भूल जाता है। उनके सवाल पर आरजू मुंह बनाकर जवाब देती है, अरे तो जो समझ ना आए वो अब्बास से पूछ लो ना। उनके पास मैं जब भी जाती हूँ कुछ पूछने तो हमेशा बिजी हूँ, बाद में आकर पूछ लेना बोलकर कमरे से निकाल देते हैं। आरजू के इल्ज़ाम पर अब्बास के सदमे से मुंह खुल जाता है। मतलब इतना संगीन इल्ज़ाम, वो भी अब्बास फरूकी पर, जो दो दो घंटे आरजू को एक सवाल समझाने में लगा देता है। तुझे अल्लाह पूछे आरजू, बिल्कुल शर्म ना आई तुम्हें इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते? सदमे से भरपूर लहजे में सवाल करता है, जिस पर आरजू ढिठाई से नफ़ी में सर हिला देती है। अच्छा, अब तुम लोग कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, अफ्तार का वक्त है, बस होने वाला है। अपने दाया की बात पर वो दोनों सर हिलाकर कमरे में चले जाते हैं और पीछे से सब बड़े आपस में बातों में लग जाते हैं। वैसे मुजम्मल भाई, आरजू अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है, इसके मुस्तकबिल का सोचा है कुछ? बातों बातों में आरजू की ताई से पूछती इनसे पूछती है, नहीं भाभी, अभी तो बस आरजू की पढ़ाई तक ही सोच है। भाई पढ़ाई तो होती रहेगी, इसकी शादी का पूछ रही हूँ। मुजम्मल फारूकी की बात पर उनकी भाभी झट से कहती है, जी भाभी, हम आपकी बात समझ गए, पर हमने अभी आरजू का कुछ नहीं सोचा। आपकी हतीजा बेगम भी बातों में हिस्सा लेती है। सोचने में वक्त कितना लगता है, अब आप अभी सोच लें। अपने भाई की बात सुनकर मुजम्मल साहब उन्हें नासमझी से देखते हैं। हम कुछ समझे नहीं भाई, इस वक्त हमें क्या सोचना है? अरे मुजम्मल, तुम हमेशा ना समझ ही रहना। मैं ये कह रहा था कि आरजू माशाल्लाह बड़ी होगी और हमारा अमजद भी माशाल्लाह अपना कारोबार करने लगा है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों का रिश्ता करके अपने रिश्ते को और मजबूत बना लें। वो इन्हें अपनी बात का मतलब समझाते हुए, जिस पर कुछ पल तो मुजम्मल साहब और उनकी बेगम को गहरी चुप ही लागी जाती है। भाई माफ़ कीजिएगा, पर ये फैसला आरजू करेगी। आप जानती हैं ना, कम से कम शादी के मामले पर अपनी मर्जी बच्चों पर थोपने के कायल नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों को ये शऊर दिया है कि वो अपने लिए एक बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब करें, इसलिए मेरी बेटी जहाँ कहेगी उसकी शादी वहीं करवाऊँगा। मुजम्मल साहब बिलावास्ता उन्हें रिश्ते से मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी को अमजद बिल्कुल भी पसंद नहीं और अपनी बेटी की पसंद के बगैर वो इतना बड़ा फैसला हरगिज़ नहीं कर सकते थे। हाँ, तो इसमें क्या है? आरज़ू से उसकी मर्ज़ी पूछ लो, वो कौन-सा मना करेगी? आखिर इतनी फर्माबरदार बच्ची है हमारी। उनके भाई भी अभी अपनी बात पर अड़े हुए थे। भाई, अगर मैं एक बार आरज़ू से जाकर इस रिश्ते के लिए पूछूँगा ना, तो वो बगैर सोचे-समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। ये सिर्फ़ ये सोच कर कि अमजद उसके माँ-बाप की पसंद है। पर मैं चाहता हूँ वो अपने माँ-बाप के लिए अपना मन मार कर रिश्ते से ना करे, बल्कि अपनी पसंद से हाँ करे। मुज़म्मल साहब भी किसी तौर पर आरज़ू के सामने इस बात का ज़िक्र नहीं करना चाहते थे, इसलिए बहुत साफ लफ्ज़ों में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद लोग समझना नहीं चाहते थे। भाभी, इफ्तार का वक़्त हो रहा है, मेरे ख़्याल में
से की तैयारी करनी चाहिए। ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी। हुतैजा बेगम माहौल बिगड़ते देखकर बदलती है बात। वो चाहती है कि बस कुछ दिन खैरियत से गुजर जाएँ, उसमें कोई बदमज़गी ना हो। दोनों उठकर किचन में चली जाती है और मुज़म्मल साहब उनके भाई भी मौजू बदल लेते हैं। आरज़ू ने कमरे में आकर अपना मोबाइल ऑन किया तो वासे की 20 मिस्ड कॉल्स, अनगिनत मैसेजेस देखकर मुस्कुरा देती हैं और मैसेजेस सीन करके पढ़ने लगती है। कहाँ हो? कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। यार आ भी जाओ, अब तो टांगों में दर्द हो गया खड़े खड़े। तुम मुझे बताए बगैर इतने दिन छुट्टी कैसे कर सकती हो? अगर तुम कल ना आई तो फिर देखना सही मत करो, वरना पिलाए तुम्हें तो रात को अच्छे से देख लूंगा। कि और भी कई सारे मैसेज देखकर मुस्कुरा देती है। सरताज देखेंगे आप तब जब ना आपको मिलूंगी, पर मैं तो वहाँ होंगी नहीं। तसव्वुर में वासे को बोलकर खुद ही मुस्कुरा देती है। अभी वो आगे के मैसेज पढ़ने लगती है जब एक बार फिर वासे की कॉल आती है। तड़पते तड़पते और तड़पते बहुत शौक से हैं, त्रिप 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 और बहुत शौक से उसको दूसरी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमता भुगते। बार बार उसकी कॉल आती देखकर आरज़ू मज़े से कहती है, मोबाइल को साइड में रखकर बेड पे सीधी लेट जाती है। यार एक बार उठा ही लेती हूँ, परेशान हो रहे होंगे। हाँ तो होने दो परेशान, अच्छा है उनको अकल आ जाएगी। यार इतना नहीं परेशान करना अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, तुम ज़्यादा सोचो मत। दिल और दिमाग की जंग में आरज़ू कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। दिल कह रहा था कि वासे को फ़ोन उठा ले और उसे बता दे कि वो इस्लामाबाद आई हुई है, पर दिमाग कहता था कि उसे कुछ मत बताओ, परेशान। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि दिल के सुने या दिमाग की। आरज़ू जी भाई अब्बास के दरवाज़ा खटखटाने पर आरज़ू जल्दी से उठकर मोबाइल को साइलेंट पर लगा देती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर दाखिल होते हुए कहता है। जी भाई बोले ना। आरज़ू उसे इजाज़त देती है। वो अंदर दाखिल होकर उसके साइड हाथ पर बेड पर बैठ जाता है। आज सुबह के वक्त मैंने वासिद दुरानी को तुम्हारे रूम से बाहर आते देखा था। अब्बास अपनी बात शुरू करता है। इससे पहले आरज़ू कुछ बोलती वो खामोश करके अपनी बात जारी रखता है। आरज़ू मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर यह दुनिया बहुत ख़राब है। उसके लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं, ये बात मैं जानता हूँ। तुम वासिक के निकाह में हो, पर लोग ये बात नहीं जानते। मेरे घर में इतने मुलाजिम हैं, मम्मा पापा और मेरे अलावा, और कोई भी तुम्हारे रूम से निकलता देख लेता तो तुम जानती हो कितना बुरा हो सकता था। तुम्हारा किरदार लोगों की नज़रों में मशकूक बन जाता। अब्बास आज दोस्त बन के बजाय बड़ा भाई बनकर उसे समझा रहा था। भाई मुझे नहीं पता, वो पता नहीं कैसे आ गए। नीचे सब लोग जाग रहे थे, इसलिए मैं उन्हें अपने रूम में ले गई। आरज़ू शर्मिंदगी से सर झुकाए उसे सफाई देती है। तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आरज़ू, मैं जानता हूँ तुम्हें, पर मैं बस ये कह रहा हूँ कि मम्मा पापा को तुम दोनों के निकाह के बारे में बताना होगा। इसके बाद वासे को चोर दरवाज़ों से घर में दाखिल होना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पूरे हक से घर में दाखिल हो सकता है और तब लोगों की ज़ुबानें भी बंद रहेंगी। पर भाई मामा पापा के इतने ख्वाब थे मेरे लिए, अगर उन्हें मालूम हो गया कि वासे किस तरह का शख्स है और उसने मुझे ज़बरदस्ती निकाह किया तो क्या उन्हें कबूल ना करें, मेरा और वासे का रिश्ता ख़त्म करवा दें। आरज़ू अपने दिमाग में पलता खौफ उसे बताती है, जिस पर वो उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। आरज़ू मामा पापा को ये सब सुनकर थोड़ा शॉक ज़रूर लगेगा, पर वो कभी भी निकाह ख़त्म करने का नहीं सोचेंगे। वो पहले तुम्हारी मर्ज़ी के जानेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। इसकी फ़िक्र तुम मत करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वापस घर जाते ही मम्मा पापा को सब बता दूंगा। अब्बास उसके हाथ को हल्का सा दबाकर कहता है, थैंक यू भाई, चल अब ज़्यादा पराई न बान, नीचे जाकर ताई अम्मी की हेल्प करवाओ, वरना दिल ही दिल में सोचेंगे कितनी कामचोर लड़की है। प्यार से उसके सर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए उसे चिढ़ाकर चला जाता है। आरजू भी मुस्कुराते हुए अपना हिजाब ठीक करके बाहर चली जाती है। वहाँ से रात के वक्त आरजू के घर की सड़क पर ये गाड़ी खड़ी करके हूद को कब से बेचैनी से आरजू का नंबर मिला रहा था, जो जानबूझकर नहीं उठा रही थी। इस आरजू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आज पागल बना कर छोड़ा हुआ है, इतनी तंग भी भला कोई करता है। गुस्से से खुद से ही कहते हैं वो उसके दरवाजे की जानिब जाते हैं। आरजू के कमरे में खुलता है। 3-4 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो वासे हमेशा की तरह गार्ड्स को बेहोश करके दाखिली दरवाजे से अंदर जाता है, पर पूरे घर में इतना अंधेरा देखकर उसको समझ नहीं आता कि आज इतना अंधेरा क्यों है। वैसे तो नहीं होता। मुंह में बड़बड़ाते हुए वह अपना मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आरजू के कमरे की जानिब जाता है, और पर कमरा खाली देखकर हैरत होती है। एक एक करके दूसरे कमरों में भी जाता है। आरजू को ढूंढने के चक्कर में पूरा घर छान मारता है, पर पूरे घर में उसे सिवाय सन्नाटे के और कुछ नहीं मिलता। यार क्या करूँ, उसकी आरजू का ना फ़ोन उठा रही है ना किसी को बता कर गई है, आखिर ये गई किधर है। परेशानी से बालों में हाथ फेर कर वो जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। वहाँ से सुबह वहाँ से मिला था, मुझे तुम्हारे लिए पैगाम दिया था कि कल तुम अगर जूनी ना आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रात के वक्त कोमल से फ़ोन पर बात करते हुए उसे बताती है, देते रहे पैगाम, मैंने कौन सा चले जाना है। आरजू मज़े से कहती है, आरजू तुम सही नहीं कर रही यार, वो परेशान हो जाएगा
और कहीं परेशानी में कुछ गलत ना कर दे। कोमल को टेंशन हो रही थी बेचारे की। यार वो भी तो कल उस लड़की के साथ चले गए थे ना, और मैं इतनी परेशान थी। आरज़ू उस वक़्त को याद किए मुँह बनाती है। तुम कब से उसके लिए परेशान होने लगी? कोमल के सवाल पर आरज़ू को चुप लग जाती है। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आरज़ू मान लो तुम्हें वासे दुरानी से मोहब्बत होने लगी है। आरज़ू की बात बदलने पर कोमल शरारत से कहती है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरज़ू अब उसकी बात नफ़ी में करती है, ऐसा ही है, पर खैर देखेंगे कब तक तुम इसकी बात की नफ़ी करती हो। कोमल अब भी इस बात पर अड़ी थी। हाँ देख लेना, मैं हमेशा ही इस बात की नफ़ी करती रहूँगी, क्योंकि मुझे वासे दुरानी से हरगिज़ मोहब्बत नहीं हो सकती। आरज़ू पुरयकीन लहजे में कहती है, मैडम मोहब्बत एक बेसाख्ता अमल है, हो सकती है जो कभी कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इतना हवा में मत उड़ो, कहीं गिर ना जाना। कोमल उसे समझाती है। कोमल तुम दफ़ा हो जाओ। उसकी बात पर आरज़ू वो गुस्से से फ़ोन ही रख देती है, और उसे खुद पर बहुत यकीन था कि वासे दुरानी से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। अब देखना यह था कि उसके यकीन जीता है या नहीं। आरज़ू कहाँ है? कोमल के यूनिट दाखिल होते ही वासे किसी जिन की तरह उसके सर पर खड़ा सवाल करता है। वो अपने घर पर होगी। कोमल अचानक से उसको अपने सामने देखकर बौखला जाती है। वो अपने घर पर नहीं है, और ना ही मेरा फ़ोन उठा रही है। मैं जानता हूँ तुम्हें मालूम है वो कहाँ है, उसे जल्दी से बताओ कहाँ है। वो वासे उसके झूठ पर सख्ती से कहता है, मतलब अब मज़ीद किसी झूठ की गुंजाइश नहीं। वो इस्लामाबाद गई है अपने ताया के घर, ईद के बाद वापस आएगी। कोमल सर झुकाए उसे सच बताती, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि वो आपको तंग करना चाहती है। आप उस दिन उस लड़की के साथ चले गए थे ना, इस बात पर उसको गुस्सा था। कोमल के जवाब पर वासे को मज़ीद गुस्सा आ जाता है। मतलब हद होगी, इस तरह कौन तंग करता है भला? उसके ताया का एड्रेस क्या है? वो मुझे नहीं मालूम। मासी के सवाल पर कोमल कहती है, आरज़ू को फ़ोन मिलाओ और उसे एड्रेस पूछो, और ख़बरदार जो तुमने उसे बताया कि मैं जान गया हूँ कि वो इस्लामाबाद में है, और उसे एक नया हुक्म देते हुए साथ ही धमकी भी दी जाती है। जिस पर कोमल मासूम शक्ल बनाकर उसके सामने ही आरज़ू को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन स्पीकर पर लगाती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आरज़ू फ़ोन उठाकर सलाम करती है, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर वासे के अंदर सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। वालेकुम सलाम। आरज़ू कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? दूसरी जानिब पुरजोश सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वासे बुरा सा मुंह बनाता है। मतलब उसे इतना परेशान करके मैडम वहाँ मज़े से रह रही है। मैं भी ठीक हूँ। वो आरज़ू तुम्हारे ताया के घर का एड्रेस क्या है? उसका सवाल सुनकर दूसरी जानिब बैठी आरज़ू मशकूक हो जाती है। मतलब उसे एड्रेस का क्या करना? तुम क्यों पूछ रही हो मशकूक सवाल? वो एक्चुअली हम लोगों का ईद का प्लान बन रहा है, तो इस्लामाबाद में मैं सोच रही थी कि तुम्हारे ताया के घर में आकर तुमसे मिल लूँगी और ईद साथ कर लेंगे। कोमल उसके सवाल पर रोनी सूरत बनाती है, पर वासे के घूरने पर जल्दी से झूठ बोल देती है। सच में तुम इस्लामाबाद आ रही हो? उसकी बात सुनकर आरज़ू खुश हो जाती है। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ, पर जब भी तुम इस्लामाबाद आओ मुझे बताना, मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आऊँगी। आरज़ू खुशी खुशी कहती है, जबकि कोमल उसकी खुशी देखकर उसे अपने झूठ पर पछताती है। ठीक है आरज़ू, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, तुम भेज देना मुझे एड्रेस। कोमल जल्दी से उसे बाय बोलकर फ़ोन रख देती है। आरज़ू खुशी खुशी उसे एड्रेस सेंड करती है। वासे भाई, आपसे अल्लाह पूछे, आपने रोज़े में मुझसे झूठ बुलवाया। वासे को मुस्कुराते देखकर वो तपे हुए लहजे में कहती है, खैर एक आध झूठ बुल चल जाता है। वैसे भी मैंने सुना है किसी की मदद करने के लिए झूठ नहीं होता। वासे की बात सुनकर कोमल नफ़ी में सर हिलाकर अब उसे आरज़ू का भेजा एड्रेस बताती है, जिसे वासे मोबाइल में नोट करके उसका शुक्रिया अदा करके चला जाता है। या अल्लाह मेरी दोस्त की मदद करना। इस जलाल से कोमल इसे जाते हुए देखकर अपने दिल में दुआ करती है। अपनी क्लास की तरफ चल जाती है। मैडम, बहुत शौक था ना तुम्हें मुझे तंग करने का, तो अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल तंग करते कैसे हैं। गाड़ी में बैठकर वो ख्यालों में आरज़ू से मुखातिब करता है, मुस्कुराते हुए किसी को कॉल मिलाता है। अब तुम्हें मुझसे कौन सा काम पड़ गया है जो मुझे यहाँ बुलाया है? रेस्टोरेंट में बैठी नौशीन अपने सामने बैठे वासिफ से पूछती है। यार हम तो दोस्त है ना, वासे उसे याद दिलाता है। हाँ वही दोस्त जो इतने सालों से एक दूसरे से ला ताल्लुक रहे। यार बस गलती होगी, या माफ़ी मांग रहा हूँ। सॉरी। नौशीन की बात पर वासिफ चेहरे पर मसनूई शर्मिंदगी लाकर उससे माफ़ी मांगता है। चलो अब ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं, मतलब की बात पर आओ जल्दी। उसकी शर्मिंदगी की फुलाप एक्टिंग देखकर नौशीन मुंह बनाए कहती हैं, ओके। और एक बार फिर यार एक छोटी सी हेल्प चाहिए तुमसे। वासे मासूमियत से सारे रिकॉर्ड तोड़कर कहता है कि अगला बंदा उसकी मासूम शक्ल देख कर ही मना ना कर सके। कौन सी हेल्प यार? उस दिन तुम्हारे साथ गया था ना, तो उस बात पर गुस्सा होकर आरज़ू इस्लामाबाद चली गई है, वो भी मुझे बताए बगैर। मैं यहाँ उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। उसके पूछने पर वासे उसे बताना शुरू करता है। तो मैं क्या करूँ? नौशीन ने बेजारी से पूछा। नौशीन, कितनी बुरी हो यार तुम, तुम्हारा दोस्त यहाँ परेशान है और तुम इतनी बेजारी दिखा रही हो।
उसकी बेजारी देखकर वासे मुंह बनाए कहता है, और वो फिर बड़े आए दोस्त जिन्होंने इतने साल हाल तक नहीं पूछा, तो अब जब खुद का मतलब पड़ा तो दोस्ती याद आ गई। हूँ शिकवा किया जाता है। और नशीन उसकी तरफ, हाँ तो दोस्त तो सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही काम आते हैं ना। बस बस अब जल्दी बोलो, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मुझे घर जाना है। घर नहीं मैडम, तुम्हें मेरे साथ इस्लामाबाद जाना है। नशीन बोल ही रही थी कि वासिफ बीच में उसकी बात काट कर कहता है, वट क्या कह रहे हो? वेट वेट वेट, मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद क्यों जाऊंगी? नौशीन उसकी बात पर नसमझी से पूछती है, क्योंकि तुम हो वो जिसको मेरे साथ देखकर आरजू फरूकी जेलस होती है, और मुझे आरजू को जेलस करना है। जितना उसने मुझे तंग किया इतना मुझे भी उसे तंग करना है। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मदद करो ना। वासी उसे अपना प्लान बताता है, जिस पर नौशीन दुख से उसे देखती है। कितने जालिम हो वो, जो नौशीन के जज्बात को जानने के बावजूद भी उसे आरजू को जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तुम बता देना कब चलना है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अपने जज्बात को एक बार फिर छुपा कर वो मुस्कुरा कर कहती, उठकर वहां से चली जाती है। वो पीछे वासे उदासी से देख उसे मुस्कुरा देता है। सॉरी नशीन, लेकिन मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आरजू के साथ देखो और मेरा ख्याल जहन से निकाल दो। इससे सबसे तुम्हें तकलीफ तो बहुत होगी, पर मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मुझे भूल जाओगी। नशीन की पुश्त देखकर वासे दिल में सोचता है, उसने हमेशा नशीन को दोस्त समझा था, पर वही पागल थी जो उसने अपने दिल में बसा बैठी थी। आरजू को यहाँ आए 3 दिन हो गए थे, और वासे ने उस दिन के बाद दोबारा फ़ोन आरजू पूरा दिन फ़ोन हाथ में लेकर घूमती रहती थी, पर फ़ोन ना आता। उसने कोमल से भी उसके बारे में पूछा, तो उसने कह दिया कि वासे यूनी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आरजू ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अब अफसोस हो रहा था कि उसने गलत कर दिया वासे की फ़ोन ना अटेंड करके, पर अब अफसोस का क्या फ़ायदा, जो होना था हो चुका। कि कोमल की बात सच ना हो गई हो, वासी कुछ गलत ही ना कर दे। अल्लाह पाक कोई रास्ता दिखाए मुझे। कमरे के चक्कर काटते वो परेशानी से खुद से गोया होती है। हाँ, मैं खुद कॉल करके देखती हूँ, क्या पता उठा ले। बेड पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर वासे का नंबर डायल करती है, पर वो उठा नहीं रहा था। कोमल यार कुछ करो, वासे मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वासे के फ़ोन ना उठाने पर वो कोमल को फ़ोन करके कहती है, मैं तुझे बोला था ना उसको इग्नोर मत करो, पर तू सुनती कहाँ है किसी की। दूसरी जाने बैठी कोमल उसको इल्ज़ाम देती है, यार अब मैं क्या करूँ? प्लीज़ तुम वासे के किसी दोस्त से पूछो कि कुछ और करो, मुझे वासे के बारे में मालूम करके बताओ, ठीक तो है ना? उसके इल्ज़ाम पर वो आरजू रोहानसी हो जाती है। उसे अब समझ आ रहा था कि इग्नोर करने में कितनी परेशानी होती है। तुम फिक्र मत करो, मैं कल जूलनी आऊँगी तो पूछ लूँगी किसी से भी। उस वक़्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। कोमल उसे दिलासा देती है, जिस पर आरजू बगैर कोई जवाब दिए फ़ोन रख देती है और जाकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ती है। या अल्लाह, मुझसे गलती होगी, मैंने वासे को परेशान करने के लिए ये सब किया था, पर अब उनसे ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करें अल्लाह जी, प्लीज़ वासे ठीक हो, उनकी हिफाजत करना प्लीज़। दुआ में वासे की हिफाजत की बहुत सारी दुआएं करके वो जाए नमाज से उठकर उसकी जगह रखती है, और उसको आज की जगह सुकून नहीं मिल रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी उसके अंदर।